टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और हमारे साथ इस बार होंगे जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, आपका स्वागत हमारे शो में। गौरी के साथ हम लोग कई सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। मसलन अगर आपने अब तक नहीं फाइल किया अपना इनकम टैक्स रिटर्न तो अब क्या है रास्ता, घर हो या जमीन, इनकी खरीद बिक्री पर क्या कहते हैं टैक्स के नियम, और फिक्स डिपॉजिट के ब्याज पर कटने वाले टीडीएस से कैसे बचें। लेकिन सबसे पहले बात इनकम टैक्स रिटर्न की। जी हां, पिछले कारोबारी साल में आपको जो भी आमदनी हुई थी उसका रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर थी। जी हां, 31 दिसंबर, जो कि अब बीत चुकी है वो तारीख, और अब तक 8 करोड़ 18 लाख लोगों ने रिटर्न फाइल कर लिया है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है और पिछले साल के मुकाबले 9% से ज़्यादा है। लेकिन एक आध लोग ऐसे भी हैं जो इतने सारे समय मिलने के बावजूद, टैक्स गुरु की तरफ से बार बार याद दिलाने के बावजूद रिटर्न फाइल नहीं किया है। अगर आप उनमें से हैं, आपने भी रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो क्या अब भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं? आप कोई रास्ता तलाश रहे होंगे। मैंने ऐसे रास्ते ढूंढे, मुझे तो नहीं दिखे। अब पूछते हैं अपने टैक्स एक्सपर्ट से, कोई रास्ता है कि नहीं। गौरी, ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे जिन्होंने अब तक रिटर्न फाइल नहीं किया है? 31 दिसंबर की तारीख बीत गई, अब कोई उपाय है उनके लिए कि नहीं? देखिए लक्ष्मण, वैसे अगर हम देखें तो 31 जुलाई लास्ट डेट होती है इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स की। अगर हम बात करें, वो अगर इंडिविजुअल टैक्स पेयर 31 जुलाई तक भर देते हैं तो उनके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं है, आराम से अपनी रिटर्न को वो भर सकते हैं। अगर वो डेडलाइन मिस कर देते हैं या उसमें कोई गलती कर देते हैं तो 31 दिसंबर तक रिवाइज्ड और बिलेटेड रिटर्न भरने का प्रोविजन इनकम टैक्स एक्ट में है। जो पहले ये डेट 31 मार्च हुआ करती थी, कुछ टाइम पहले घटा के इसको 31 दिसंबर कर दिया। लेकिन अगर आपकी कोई गलती हो गई है या आपने अभी तक रिटर्न नहीं भरी, 31 दिसंबर भी निकल गया, तो अब आपके पास उसको रिवाइज करने का या अलग से रिटर्न भरने का कोई सच तरीका तो नहीं है। अब आपके पास नोटिस आएगा तो आप रिटर्न भरेंगे। लेकिन एक प्रोविजन है अपडेटेड रिटर्न का, लेकिन उस प्रोविजन में कुछ प्रॉब्लम ऐसी है कि आप उसमें लॉस की रिटर्न नहीं भर सकते, आप उसमें निल रिटर्न नहीं भर सकते। तो आप रिटर्न तो भर पाएंगे, लेकिन आपका कोई टैक्स, आपको जो अमाउंट बनता है वो देना होगा, उसके ऊपर आपको भारी पेनल्टी देनी होगी। ये रिटर्न आप 2 साल तक भर सकते हैं। पहले साल में भर देते हैं तो आपको 25% की पेनल्टी होगी, यानी कि आप टैक्स भी देंगे, 25% की पेनल्टी भी देंगे, और जो इंटरेस्ट का अमाउंट बनेगा वो भी देंगे। और अगर आप जितनी टैक्स की देनदारी बनती है उससे ज्यादा हो जाएगा, तब तो काफी बड़ा अमाउंट ये निकल के आता है लक्ष्मण। और अगर हम दूसरे साल की बात करें तो टैक्स के साथ 50% की पेनल्टी है, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो तो अलग है। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट बनता है। लेकिन ये भी शर्त ये है कि आपकी टैक्स की देनदारी पहले के मुकाबले बढ़ती हो, तभी बढ़ती हो। बिल्कुल बिल्कुल। घटती है तब आप नहीं भर सकते। घटती है तो नहीं भर सकते। बिल्कुल अपने हिसाब से कानून बनाए हैं। उनके जेब में कुछ जाना हो तब तो आप भर दीजिए, अगर नहीं जाना है, आपकी जेब में कुछ आना, तो फिर भरने का मौका नहीं दिया जा रहा है। और निल रिटर्न है तब भी आप नहीं भर सकते। तब भी नहीं भर सकते। तो कुल मिला के मामला यह है कि अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया ही नहीं है तब कोई रास्ता नहीं। कुछ रास्ता तो होगा, कुछ तो खोजिए आप कि नहीं। बिल्कुल नहीं। अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया तो भी अपडेटेड भर सकते हैं आप, लेकिन आप उसमें टैक्स आपको देना होगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने निल रिटर्न भर दिया, लॉस की रिटर्न भर दी। टैक्स, पेनल्टी, इंटरेस्ट, आपको सब कुछ देना होगा, और ये बहुत बड़ा अमाउंट निकल के आएगा। तो ये एक तरीका है, लेकिन ये बड़ा महंगा पड़ने वाला है। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने इस तारीख तक अपना रिटर्न फाइल नहीं किया, 31 दिसंबर तक, शायद अगली बार ये गलती नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसी गलती करने पर तो कम से कम हम जैसे लोग तो इस भारी भरकम जुर्माने को तो सहन नहीं कर सकेंगे। तो आप भी ध्यान रखिएगा और टैक्स गुरु ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम लोग रिटर्न फाइल करने की तारीख से कई हफ्ते पहले से बार बार ये बताते रहते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न आपको फाइल करना है। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले चलते हैं मध्य प्रदेश, इंदौर, जहां से विजय जैन साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जैन साहब नमस्कार, बताएं सवाल क्या है। सोवेरेन गोल्ड बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चन था। ये उसकी जो फर्स्ट ट्रेंच आई थी, जो अभी नवंबर को मैच्योर हो गई है 8 साल बाद, तो उसमें मुझे करीब 1,70,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, जो कि शायद टैक्स फ्री है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि इसको ITR 2 में दिखाना पड़ेगा क्या, और यदि दिखाना पड़ेगा तो कहाँ दिखाना पड़ेगा? पहले तो विजय जी ये बताइए कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में पैसा लगाया आपने, मुझे लगता है तभी लगा दिया था जब पहली बार लॉन्च हुआ होगा ये, तो आपको क्या लगा? फर्स्ट ट्रेंच। हाँ, तो क्या लगा आपको कि जो अच्छा अनुभव रहा सर? अच्छा अनुभव रहा, फिजिकल गोल्ड खरीदने से अच्छा है कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लिया जाए?
हाँ बिल्कुल सर, मेरे को तो 2 गुना से ज्यादा हो गया, डबल से ज्यादा। लक्ष्मण देखिए, सबसे पहले तो जो सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स हैं उसका जैसे इन्होंने बताया कि 8 साल की मेच्योरिटी है, फर्स्ट ट्रेंच में इन्होंने ले लिया था, 8 साल हो गए हैं, मेच्योर हो गया है। तो सोवरन गोल्ड बॉन्ड की खासियत सबसे बड़ी तो यही है कि अगर आप उसको मेच्योरिटी तक होल्ड कर लेते हैं तो आपका जो कैपिटल गेन है उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना, वो पूरा टैक्स फ्री हो जाता है। तो वो तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपका ये जो अमाउंट है ये पूरा टैक्स फ्री है, लेकिन आपको रिटर्न में दिखाना जरूर है, क्योंकि ये एग्जेम्प्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दिखाना नहीं है, आपने दिखाना है, ITR 2 में ही दिखाना है जैसे आपने पूछा। और ITR 2 में एक कैपिटल गेन का एक पेज होता है, उसमें आपका ये बेसिकली बॉन्ड्स के हेड में आ जाएगा, वहां पे आपको दिखाना है। टैक्स आपका कुछ भी नहीं बनेगा, पर रिपोर्टिंग करनी जरूरी है ताकि सरकार को पता रहे कि आपके पास ये पैसा कहां से आया। कल को आप इस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करेंगे या कुछ खर्चा करेंगे, उसकी रिपोर्टिंग होगी तो वो आपकी ITR से मैच हो पाएगी और आपकी कहीं ना कहीं रिपोर्टिंग में ये फायदा होगा। तो इसलिए आपको दिखाना जरूर है, और सिर्फ फायदे के लिए नहीं, एज पर लॉ भी आपका कोई भी गेन होता है, चाहे एग्जेम्प्ट है चाहे टैक्सेबल है, दिखाना आपको बहुत जरूरी है। तो जैन साहब, क्लैरिटी मिल गई आपको? जी जी बिल्कुल क्लियर एकदम। इसमें गौरी एक जो इशू है, चूंकि इन्होंने कहा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हुआ इनको, लेकिन इसमें एक इंटरेस्ट पेमेंट भी होता रहता है इस सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में, तो इंटरेस्ट पेमेंट पे क्या होता है, उस पर टैक्स की लायबिलिटी क्या कहती है? देखिए, जो इसमें इंटरेस्ट पेमेंट होता है ये 2.5% का सिंपल इंटरेस्ट हर साल मिलता है, कंपाउंडेड नहीं होता, सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो ये जो इंटरेस्ट होता है ये आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हर साल, जैसे जिस साल भी आपको मिलेगा हर साल ही मिलेगा, आपको उसको अपने इनकम में ऐड करना है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो बेसिकली वो आपके स्लैब रेट पे चला जाएगा। तो आप मान के चलिए अगर आप हाईएस्ट ब्रैकेट में है, 30% ब्रैकेट में है, तो आप मान के चलिए आपको उसके ऊपर 30% का टैक्स देना होगा। 30% टैक्स। अच्छा, ये सारी बातें सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को लेकर, कोई फिजिकल गोल्ड खरीदता है उसमें अगर उसको कोई फायदा होता है, इस तरह के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, तो उस पर क्या यही नियम लागू होंगे? नहीं, देखिए, जो फिजिकल गोल्ड होता है उसके नियम अलग हैं, तभी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए कैपिटल गेन को एग्जेम्प्ट किया गया है। संक्षिप्त में बता सके फिजिकल गोल्ड में क्या है? फिजिकल गोल्ड में आपका जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है वो अप्लाई होता है। तो 3 साल से पहले अगर आप बेचते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, 3 साल के बाद अगर आप बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। दोनों ही केसेस में टैक्स देना जरूरी है, एग्जेम्पशन बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, तो ये फायदे हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के। अगर आप फिजिकल गोल्ड आपने लिया वो बेचना चाहते हैं, उसमें अगर बेनिफिट आपको हुआ है तो फिर वहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनेगा। इस आधार पर तय होगा कि आप कितने समय तक उस गोल्ड को अपने पास रखते हैं। चलिए लेते हैं अगला सवाल। विद्यानंद कुमार जी का ये ईमेल के जरिए आया है। दरअसल इनके और इनके पति के नाम पर एक फ्लैट है दिल्ली में, और दोनों सरकारी सेवा में थे, उन्होंने VRS ले लिया है। अब ये चाहते क्या है कि अपना दिल्ली का फ्लैट बेच लें और इन पैसे से चेन्नई के एक फ्लैट में निवेश करना चाहते हैं, जिसे वो चेन्नई का फ्लैट ज्वाइंटली लेना चाहते हैं, दोनों लोग मिल करके। अब इनका सवाल ये है कि अगर दोनों लोग मिल के खरीदते हैं तो क्या पूरा कैपिटल गेन्स टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा या फिर 50% की छूट मिलेगी? देखिए, जो आपके हस्बैंड का मकान है, उन्होंने जो बेचा उसके ऊपर एक कैलकुलेशन होगी उनके कैपिटल गेन की। तो ये सेक्शन 54 में फॉल करेगा, जिसमें उनको अपना कैपिटल गेन का जो अमाउंट है वो एक नए घर में इन्वेस्ट करना है। अगर वो अमाउंट उस नए घर में इन्वेस्ट कर देते हैं तो उस घर में जो इन्वेस्टमेंट है उसमें उनको बेनिफिट मिल जाएगा। तो आपका चाहे वो ज्वाइंट प्रॉपर्टी है उससे फर्क नहीं पड़ता, उनका अगर अमाउंट इन्वेस्ट हो गया है उस घर में तो उस बेसिस पे वो एग्जेम्पशन को क्लेम कर सकते हैं और अपनी रिटर्न में उसको दिखा सकते हैं। और आपको पता ही होगा कि हमारा, अगर आपने शो पहले देखा होगा, हमने कई बार बताया कि कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में वो पैसे को तब तक आपने रखना है जब तक आप नया घर नहीं खरीद लेते। तो वहां अगर आपकी रिटर्न फाइलिंग से पहले आपने घर नहीं खरीदा, रिटर्न फाइलिंग से पहले ही खरीद लिया है तो अलग बात है, अदरवाइज उसको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में रखिए और बाद में उस घर में निवेश कर दीजिए और आप ये एग्जेम्पशन ले सकते हैं। लेते हैं अगला सवाल मुंबई से, जहां से अनुज बंसल जी हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। अनुज जी नमस्कार, बताएं क्या सवाल आपके पास? नमस्कार सर, मेरा नाम अनुज बंसल है, मुंबई से हूँ। सन 2009 में मैंने गुड़गांव में एक फ्लैट बुक किया था। अच्छा। जिसका पोजीशन मुझे 2012 में मिलना था और मैंने करीब 90% पेमेंट 2012 तक कर दी थी। अच्छा। फ्लैट मुझे मिला 2018 में और तभी उसकी रजिस्ट्री हुई। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं ये फ्लैट अब सेल करता हूँ तो लॉन्ग टर्म गेन का कैलकुलेट करने के लिए इंडेक्सेशन बेस ईयर कौन सा एप्लीकेबल होगा? तो इसमें आपका 2012 या 2018? पोजेशन आपने बताया 2012 में मिला आपको? नहीं, 2018 में मिला। 18 में मिलना था।
ठीक है, अलॉटमेंट रजिस्ट्री सब आपकी 2018 में हुई है? जी, रजिस्ट्री 2018 में। यस, ठीक है। तो देखिए, जो आपकी 2018 की डेट है वो ही आपकी डेट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी, क्योंकि 2012 में तो आपके पास कुछ भी नहीं था, आपकी अलॉटमेंट भी नहीं हुई, आपको रजिस्ट्री भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ 2018 लेकिन 2012 तक उन्होंने 90% पेमेंट कर चुके थे। लेकिन पेमेंट के बेसिस पे हम डेट ऑफ एक्विजिशन नहीं ले सकते। इस पे बहुत सारे जजमेंट्स हैं, बहुत सारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट्स हैं इसमें। ये मैटर कई बार ऐसे केसेस गए हैं कोर्ट में, और उसमें कई बार आया है कि जो डेट ऑफ अलॉटमेंट है आप वो ले सकते हैं, पोजेशन अलग अलग है, बट आप 2012 तो डेफिनेटली नहीं ले सकते। तो आपकी अलॉटमेंट और पोजेशन 2018 की है, तो 2018 की आप डेट लेंगे, कॉस्ट ऑफ जो एक्विजिशन है, डेट ऑफ एक्विजिशन है, और उसी बेसिस पे अगर आप अब इस घर को बेचेंगे भी तो आपका ये घर तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ऑलरेडी आ चुका है। जी, अच्छा, रजिस्ट्री और पोजेशन में कोई डिफरेंस हो तो? देखिए, उसमें भी अलग अलग जजमेंट्स हैं, उसमें भी अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। जो आजकल जो हम लेके चल रहे हैं, डेट ऑफ जो अलॉटमेंट है उसको हम मान लेते हैं आपकी डेट ऑफ एक्विजिशन। तो अच्छा। उस डेट ऑफ जो जिस ईयर में फॉल करता है उस ईयर का इंडेक्सेशन हम ले लेते हैं। डेट ऑफ अलॉटमेंट जो वो सबसे ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, ऐसे कई सारे सवाल हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि बैंक में जो अब एफडी होता है उसके ब्याज पर अगर टीडीएस कट जाता है तो टीडीएस से कैसे बचें, क्या है रास्ता, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे टैक्स गुरु गौरी चड्ढा। गौरी, अभी भी इन्वेस्टमेंट के कई सारे वेन्यू खुल गए हैं, शेयर मार्केट है, प्रॉपर्टी है, लेकिन एक जिसको कहते हैं सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है, उसमें अभी भी लोग एफडी आरडी को ज़्यादा मान के चलते हैं, और कई बैंकों ने अपना 10 से 15% तक ग्रोथ भी किया है हर साल के हिसाब से। तो लेकिन उसमें एक चुनौती ये आती है कि जब एफडी करते हैं, आरडी करते हैं, तो उस पर जो ब्याज मिलता है उस पर टीडीएस बैंक काट लेता है। हालांकि टीडीएस तो मिल जाता है, बाद में आईटीआर फाइल करके ले लीजिए, लेकिन इस टीडीएस से बचने का कोई रास्ता है क्या? जी बिल्कुल लक्ष्मण, देखिए इसके दो रास्ते हैं। एक तो आपका जो फॉर्म 15G और H होता है, जो साल की शुरुआत में आपको जमा करना होता है कि आपकी इनकम नहीं बनती तो आप जमा कर दीजिए, आपको टीडीएस बैंक आपका नहीं काटेगा। ये तो हो गया वो तरीका जहाँ पे आपकी इनकम, आपका टैक्स ही नहीं है। एक है जहाँ पे आपका इनकम भी है अच्छी खासी, टैक्स भी अच्छा खासा बनता है, और आपने एफडी कराई है, उस पर अच्छा खासा इंटरेस्ट भी आ रहा है, और बैंक उस पर टीडीएस काट रहा है। अब आप इस इंटरेस्ट पे जो टीडीएस कट रहा है इस पे आप बचना चाहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हर बैंक की एक लिमिट है, 40,000 से ज्यादा के इंटरेस्ट पे ही टीडीएस काटा जाता है। तो अगर आप अलग अलग बैंक में एफडीज अपनी करेंगे, यानी कि जो टोटल अमाउंट है आपका एफडी का, वो अगर आप अलग अलग बैंक्स में करेंगे इस तरह से कि हर बैंक में जो इंटरेस्ट है वो 40,000 से कम है, तो उस केस में आपका टीडीएस नहीं कटेगा। क्योंकि जब आपका टीडीएस कटता है तो आपकी कंपाउंडिंग भी इफेक्ट होती है, और उस टीडीएस का रिफंड आपको अगले साल रिटर्न भरने के बाद मिलता है, और कई लोगों का रिफंड कई बार डिले भी हो जाता है, तो वो काफी टाइम के लिए आपका जो अमाउंट है वो ब्लॉक हो जाता है। तो अलग अलग बैंक्स में अगर आप एफडी करेंगे तो आपको थोड़ा सा टीडीएस से भी छूट मिलेगी, और जो बैंक की जो एक आरबीआई की लिमिट है 5 लाख तक जो आपको इंश्योरेंस मिलती है एक तरह से, उसमें भी आपको फायदा होगा अगर अलग अलग बैंक्स में आपका पैसा होगा। तो सिर्फ टीडीएस से नहीं बचेगा, बल्कि जो डिपॉजिटर का इंश्योरेंस स्कीम है उसके तहत भी आपको फायदा मिलेगा। लेकिन ये उन लोगों के लिए जिनका टीडीएस या फिर इंटरेस्ट ज्यादा बनता होगा, उनके लिए अलग अलग बैंक में डिपॉजिट करना ज्यादा फायदा। जी बिल्कुल, जैसे अगर 40,000 से ज्यादा का इंटरेस्ट बन रहा है एक बैंक में, तो फायदा इसमें है कि आप 2 बैंक्स में करें या 3 बैंक्स में, जैसे भी आपका डिपेंड करता है अमाउंट के ऊपर। किसी का अमाउंट कम हो सकता है, किसी का ज्यादा हो सकता है। चलते हैं वापस से सवाल जवाब के सिलसिले पर, और उज्जैन चलते हैं जहां से आकाश मेहता जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आकाश जी नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मण साहब, नमस्कार गौरी मैडम। नमस्कार। मेरा सवाल है कि जैसे अपन खाली प्लॉट है उसका अगर अपन प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे तो ये टैक्स असेट की कॉस्ट में ऐड होगा, ड्राइंग्स में जाना चाहिए? देखिए, खाली प्लॉट में तो आपका समझिए ये टैक्स एक बार जो चला गया इसका कोई फायदा नहीं होगा। अगर यहीं पे आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होती और वो आपने रेंट पे दी होती और आपको रेंटल इनकम आ रही है, तो उस केस में आप अपनी रेंटल इनकम में से ये जो टैक्स है इसको आप माइनस कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपने बोला कि ये प्लॉट है, तो प्लॉट को तो आपने डेफिनेटली लेट आउट नहीं किया होगा, आप ही के पास होगा, और अभी आप उसको यूज नहीं कर रहे होंगे किसी भी तरह से, तो उस केस में आप समझिए ये जो टैक्स है ये कहीं भी यूज नहीं होगा। आगे चल के आप इसमें
रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बनाएंगे या लेट आउट करेंगे उसको, तब आप उसमें क्लेम कर सकते हैं। तो ये सारे एडजस्ट कर सकते हैं उसमें? नहीं, पीछे का नहीं, उसी साल का कर पाएंगे। जिस साल आपने टैक्स दिया है और रेंटल इनकम हाई है उसी साल, पिछले सालों का तो आप समझिए कि आपने जो टैक्स दे दिया वो दे दिया। अभी प्लॉट पे आकाश जी कुछ एक्टिविटी नहीं होती, खाली पड़ा रहता है, ड्राइंग्स में जाएगा जॉबर टैक्स दे रहे, प्रॉपर्टी टैक्स? देखिए, आप अगर प्रोप्राइटर हैं तो उस केस में हाँ, अगर आपने वो प्लॉट को अपने फर्म के नाम पे लिया है, आप एज एन इंडिविजुअल हैं तो वो आपकी किसी भी रिटर्न में नहीं जाएगा। जैसे आप अगर प्रोप्राइटर है तो जाएगा। प्रोप्राइटर है तो आपकी बैलेंस शीट बनती है तो बहुत अलग बात है, बट अगर आप सैलरीड हैं तो उस केस में तो इसको कहीं आपको दिखाना ही नहीं है। बट अगर हाँ, आपकी बैलेंस शीट बनती है, आपका पूरा अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, पीएनएल है, बैलेंस शीट है, तो उस केस में ट्रीटमेंट ऐसा ही होगा कि एक तरह से आपकी ड्राइंग्स हो जाएंगी। आगे भी कंफ्यूजन हो तो बताइएगा। और लेते हैं अगला सवाल। ये एनआरआई हैं महबूब हुडे वाले, और ये भारत में एक प्रॉपर्टी खरीदी इन्होंने, और 3 एनआरआई सिंगल इंडियन सेविंग अकाउंट से सेविंग अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए और आरटीजीएस से पेमेंट किया। अब ये पूछना चाहते हैं कि इस लेन देन पे क्या इनको टैक्स देना पड़ेगा? देखिए, जब आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होता। टैक्स आपको तब देना होगा जब आपने प्रॉपर्टी बेची है। आपने पेमेंट अपने 3 अकाउंट से एक अकाउंट में की है, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो तीनों अकाउंट अगर आपके हैं, आपने अपने अकाउंट से पेमेंट की है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आपने प्रॉपर्टी खरीदी है तो आपको टीडीएस की ऑब्लिगेशन होती है, आपको टीडीएस डिडक्ट करना होता है, वो आप ध्यान रखिएगा। बट टैक्स आपको कोई अपनी जेब से नहीं देना जब तक आप इस प्रॉपर्टी को बेचते नहीं है। और लेते हैं अगला सवाल। ये सवाल आपको है मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से राधे रमन अग्रवाल जी का। राधे रमन अग्रवाल साहब नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बहुत ठीक है सर, थैंक यू। तो मुरादाबाद में क्या करते हैं आप? मैं रिटायर्ड हूँ। अरे वाह, रिटायर्ड हैं तो बहुत कुछ करने का मौका मिलता होगा आपको। जी जी। बताइए, तो टैक्स शुरू में कैसे आना हुआ? सर, मेरा सवाल है हाँ कि 5 लाख से ज्यादा इनकम होने पर हाँ वेरिफिकेशन करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जरूरी है क्या? एक बार रिपीट करेंगे अपना सवाल? इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा होने पर वेरिफिकेशन करने के लिए डीएससी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जरूरी है? नहीं। देखिए, अगर आप इंडिविजुअल हैं, यानी कि आपकी सैलरी इनकम है या आप प्रोप्राइटर हैं, आप अपनी फर्म चला रहे हैं, 5 लाख तक इनकम है, तो आपको डीएससी की कोई ज़रूरत नहीं है। डीएससी की ज़रूरत तब पड़ती है जब आप एक कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड एक तरह से आप हैं, या आपका ऑडिट होता है, उस केस में आपको डीएससी की ज़रूरत पड़ती है। 5 लाख तक इनकम है अपनी फर्म से या सैलरी से, तो आपको डीएससी की जरूरत नहीं है। पर अगर आपका ऑडिट हो रहा है, क्योंकि आपकी 5 लाख की इनकम है, तो आपका कुछ किसी भी क्लॉज में आप फॉल कर रहे हैं और जिसकी वजह से ऑडिट हो रहा है, तब डेफिनेटली आपको डीएससी बनवाने पड़ेंगे और डीएससी से ही आपकी रिटर्न अपलोड होगी। चलिए, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है अग्रवाल साहब? नहीं, हाँ, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मेरा अगला सवाल है, हाँ इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in साइट क्या अब भी अवेलेबल है? देखिए, इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है वो 2 साल पहले चेंज हो गई थी। अब जो नई वेबसाइट है वो incometax.gov.in, सारा डेटा इस पर ट्रांसफर हो चुका है और ये साइट आपकी 2 साल से फंक्शनल है। इसमें आप लॉगिन अपना करके, जो पुराना लॉगिन था वो ही चलेगा, लॉगिन करके आप अपना पूरा पोर्टल को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये राधे रमन अग्रवाल जी का सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो कि होता है क्या है, कई सारे वेबसाइट मिलते जुलते नाम से होते हैं और फिर आप डिटेल वहाँ पर देते हैं तो कई बार साइबर फ्रॉड होने का खतरा रहता है। तो बाकी दर्शकों के लिए भी सुझाव है कि जब भी आप ऐसे कोई लेन देन करें, कोई जानकारी दें, तो ज़रूर देख लें कि जिस वेबसाइट पे आप जा रहे हैं कि वेबसाइट वाकई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट है, उससे मिलती जुलती वेबसाइट तो नहीं है जहां आप धोखे खा लें। तो बिल्कुल स्पेलिंग, छोटे बहुत स्पेलिंग मिस्टेक से या बदल करके लोग फर्जी वेबसाइट ही बना लेते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। अच्छा किया राधे रमन जी आपने ये सवाल पूछा, आपके बहाने बाकी दर्शकों को भी काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा इससे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए अग्रवाल साहब। आगे भी कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, शो में लिखिएगा, हम लोग उसका जवाब देंगे। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि इक्विटी या फिर म्यूचुअल फंड पर कोई प्रॉफिट मिलता है तो उस पर क्या होती है टैक्स देनदारी, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, अगला सवाल आया है महाराष्ट्र के जलगांव से गणेश चौधरी जी का। गणेश जी नमस्कार।
तो सर मेरा सवाल ये था कि अगर मेरा सीटीसी नियर टू 12 लाख है और मैं सेविंग्स जो डिफरेंट ये है आपका ये उसमें 3.5 लाख तक करता हूँ, सो मेरा जो टैक्सेबल सैलरी रहेगा वो कितना रहेगा? जैसे ओवरऑल सीटीसी 12 लाख है, 3.5 लाख तक मैं डिफरेंट इसमें सेविंग्स कर रहा हूँ, जैसे LIC हो गया, बच्चों की ट्यूशंस हो गई, ट्यूशन फीस और कुछ म्यूचुअल फंड्स है जो टैक्स बेनिफिट से करे, तो वो 3.5 लाख का है। समझ तो गया। मेरा जो सेगमेंट है वो कितने लाख का ये रहेगा? हालांकि आपके जो एम्प्लॉयर है वो तो टैक्सेबल इनकम का कैलकुलेशन करके देते होंगे। देखिए अब इसमें लक्ष्मण 2 चीज़ें हैं, जैसे हमने पिछले कई शोज में डिस्कस किया कि अब 2 तरीके हैं अपने इनकम टैक्स को कैलकुलेट करने की, एक ओल्ड रिजीम है, एक न्यू रिजीम है। तो आपका अगर सीटीसी 12 लाख का है तो आपको पहले सीटीसी का ब्रेकअप देखना है, उसमें आपको क्या क्या मिल रहा है। आपको HRA भी मिल रहा है, आप साथ में 80C का बेनिफिट भी ले रहे हैं, आप 80D का बेनिफिट भी ले रहे हैं, या आपका कोई हाउसिंग लोन चल रहा है, कोई एजुकेशन लोन चल रहा है, या कुछ भी किसी भी तरीके की आप जो डिडक्शंस ले रहे हैं, जो आपने बताया 3.5 लाख के आसपास शायद आपने बोला आप ले रहे हैं, तो आपको देखना है कि दोनों रिजीम में आपका टैक्स किस में कम बन रहा है। अगर ओल्ड में कम बन रहा है तो आप ओल्ड में टैक्स रिटर्न भरेंगे, अगर न्यू में कम बन रहा है तो न्यू में भरेंगे। पिछले साल का जो बजट आया था उसमें न्यू रिजीम को काफ़ी बेहतर कर दिया था, तो अब ज़्यादातर लोग जो हैं वो न्यू रिजीम में शिफ्ट कर रहे हैं। और मैं कल ही एक डेटा पढ़ रही थी, शायद लक्ष्मण आप करेक्ट कीजिएगा अगर गलत है, आई थिंक 60% से ज़्यादा लोगों ने न्यू रिजीम में शिफ्ट कर लिया है। तो अब ज़्यादातर केसेस में आप मान के चलिए कि न्यू रिजीम बेटर है। तो आपको एक कैलकुलेशन करनी होगी। अगर आप न्यू रिजीम में जाएंगे तो सारी ही इनकम टैक्सेबल इनकम है, आपको कोई भी डिडक्शन मिलेगी नहीं। तो आप समझिए कि 12 लाख के सीटीसी पे समझ लीजिए 12 लाख ही आपकी टैक्सेबल इनकम है, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाएगी। लेकिन वहां पे टैक्स के रेट कम होते हैं, टैक्स के रेट कम होते हैं बिल्कुल, और स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाएगा और टैक्स के रेट कम हो जाएंगे। तो बिल्कुल गणेश जी, आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, आपके सीटीसी में क्या पार्ट है, आप न्यू टैक्स रिजीम में है कि ओल्ड टैक्स रिजीम में, तो ये सारे फैक्टर हैं जिसके आधार पर अपने टैक्स का कैलकुलेशन और टैक्सेबल इनकम का कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। और आगे कोई कंफ्यूजन हो तो आप CNBC आवाज़ को लिखिएगा tax@moneycontrol.com पर। और हमारे शो में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। गौरी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों का बेहद ही आसान भाषा में जवाब देने के लिए। आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें लिख भेजिएगा tax@moneycontrol.com पर। आप अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर, जी हाँ मोबाइल नंबर डालना मत भूलिएगा, क्योंकि मोबाइल नंबर रहेगा तभी ऐसे ही हम अपने टैक्स गुरु से सीधा आपसे रूबरू करा सकेंगे। और फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।